हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज तुम लोगों के भारी डिमांड पे मैंने सॉल्यूशन चैप्टर का आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश इसलिए कि पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यार लंबा चैप्टर है, मैं सोच रहा हूँ ना आधे घंटे से ऊपर नहीं ले जाऊंगा। एक रैपिड रिवीजन है, बहुत ही फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे कि तुम लोग भी मतलब ऐसे ही मजे मजे में देख लो और सब कुछ याद आ जाए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन शुरू करने वाले हैं। पूरा चैप्टर सोच रहे हैं इसी में कंट्रोल करवा देंगे, पूरा पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, सारा आपके कंट्रोल में रहे सिलेबस, जिससे आपको दिक्कत ना पड़े कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बच्चों चलो देखते हैं, 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा चैप्टर कवर करवाने वाले हैं। आप लोग बस कंसंट्रेट होकर जुड़ जाओ, बातें हम लोग को ज्यादा करनी नहीं है। ठीक है, चलो देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं। हाँ, तुम लोग एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर ना 27 तक जब तुम्हारा एग्जाम हो रहा है तब तक इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, फिर उसके बाद में ठीक ठाक अलग अलग टाइप के वीडियो आएंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और टू मोर देन टू कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के बने हुए सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, है ना। जो अलग अलग सेपरेट होता है उसे आप, सॉरी, जो यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसका कंपोजिशन, उसे आप होमोजेनियस मिक्सचर कहते हो। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसे मैंने, मान लो तुमने पानी और चीनी का घोल लिया है, तो आप जब चीनी को पानी में घोलते हो तो पानी पूरा जितना भी पानी है वो सब मीठा होता है, उसी मात्रा में समान रूप से मीठा होता है, नहीं कि नीचे वाला पानी ज्यादा मीठा है ऊपर वाला कम मीठा है। बराबर मात्रा में चीनी फैला हुआ है चारों तरफ उसके। ठीक है, उसके बाद में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होमोजेनियस सॉल्यूशन कंस्टिट्यूट वन नंबर ऑफ फेज, जिसे आप कहते हो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, इसमें सोल्यूट आ पाया जाता है और क्या पाया जाता है? सॉल्वेंट पाया जाता है। ठीक है, देखो बेटा, इसे मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये हमारा जो पर्पज है वो यही है कि इसको रैपिड रिवीजन कर लिया जाए, बहुत ही फास्ट रिवीजन करना है। ठीक है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी, इस बात को ध्यान रखना। सोल्यूट किसे कहते हैं? जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट, जिसमें दो कंपोनेंट हो। ठीक है, ईच कंपोनेंट में है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है, बट दो कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो गैसियस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है और सॉलिड सॉल्यूशन है। गैसियस सॉल्यूशन के सॉल्यूट, गैस जब होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगा, तो आपका मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इससे एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, ये जो टेबल बनी हुई है यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रट लेना। गैस सोल्यूट होगा, गैस ही सॉल्वेंट होगा, तो क्या बनेगा? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। सोल्यूट भी लिक्विड होगी, सॉल्वेंट भी आपका गैस होगा, तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। आपका सोल्यूट सॉलिड होगा, सॉल्वेंट आपका गैस होगा, तो कैम्फरिन नाइट्रोजन गैस होगा। ठीक है, अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूट अगर गैस है आपका, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एग्जांपल है इसका। अगर आपका सोल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। अगर आपका सोल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, तो ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अगर सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो गैस आपका सोल्यूट है, सॉलिड आपका सॉल्वेंट है, तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम, जो आपको कैटलिस्ट बार बार करवाते आ रहे हैं। लिक्विड सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, तो एमेल्गम इन मरकरी ऑफ मरकरी विद सोडियम। और सॉलिड आपका सॉल्यूट है और सॉलिड आपका सॉल्वेंट है, तो ये आपका बनता है। ठीक है, इस तरह से कितने प्रकार के आपके मिक्सचर बने? इस तरह से आपके बने हैं 9 टाइप्स के मिक्सचर। ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट पहले गैस लिया गया, फिर लिक्विड लिया गया और फिर सॉलिड लिया गया। इसको याद कर लेना आप लोग। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमल्सन किसका एग्जाम्पल है, कैम्फर किसका, कैम्फर इन नाइट्रोजन किसका एग्जाम्पल है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए कम से कम इतना ध्यान रखो बच्चों आप। ठीक है, इसके बाद में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूले है आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल करने में मदद करेंगे, तो इसलिए फॉर्मूले का तुम लोग क्या करो, एक शॉर्ट कॉपी बनाओ, बगल में तुरंत लिखते रहो, है ना। मैं बोल रहा हूँ तुरंत तुम लोग लिखते रहो अलग से। मास परसेंटेज है डिनोटेड विद W upon W परसेंट, मास परसेंट कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके बाद में वॉल्यूम परसेंटेज डिनोटेड बाय V अपॉन V परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसको नोट करते चले जाओ बेटो बच्चों। हाँ, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? W अपॉन V परसेंट से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसके बाद देखो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पीपीएम जिसे बोलते हो, पीपीएम। ठीक है, पीपीएम। पीपीएम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, फॉर्मूला है ये भी। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जिसका आप
कैलकुलेट कर रहे हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको एक्स से डिनोट किया जाता है, कैपिटल यहाँ पर लिख गया, आप स्मॉल एक्स लिखोगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन है नो यूनिट्स, मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद में मोलरिटी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपान बी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन का जो स्मॉल एन होता है ना, ये मोल्स होता है। ठीक है, हाँ, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ध्यान रखना यहाँ पर लीटर लिया गया है। लीटर का यूनिट क्या होता है इसका, मोलरिटी का, मोल पर लीटर। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है मोलैलिटी, ये लिटी है, पीछे वाला रिटी था। ठीक है, जो लिटी है वो आपका किलोग्राम में मेजर किया जाता है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, देखो एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, व्हेयरएज मोलैलिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना कहीं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें से केवल मोलैलिटी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, इसके बाद देखो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इट डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी में देखो, सॉल्युबिलिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ द डिसॉल्विंग या सॉल्युबल सब्सटेंस है ना, तो वो कहते हैं, जैसे मान लो एक लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, अब 1 लीटर पानी में ना, 1 लीटर पानी में आपने 500 ml मान लो चीनी घोलने का कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा भाई, इतना अगर कैपेसिटी रखता है तो इसका मतलब इतना घुल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद जब तुम बढ़ाओगे तो घुलना बंद हो जाएगा। अब 600 ग्राम चीनी डाल दोगे तो थोड़े घुलेगी, तो इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितनी है, 500 ग्राम चीनी की, है कि नहीं है। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, तो देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इस पर डिपेंड करता है। देखो सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड कैसे घुलता है लिक्विड में, भाई सीधी सी बात है, सॉलिड अगर वो घोल रहे हो तो कई सारी चीजें चाहिए। तो सॉल्यूट अगर मान लो आपका सॉलिड है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, आई एम सॉरी, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन, आपको पता है कि पोलर चीजें जो होती है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है। ठीक है, जो पोलर आपका जो पोलर आपका सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। नॉन पोलर जो सोल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, मतलब क्या है, डेल्टा एच सोल्यूशन इज ग्रेटर देन जीरो, द सॉल्बिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। If the dissolution process is exothermic, delta H is lower than zero, the solubility should decrease with rising temperature. ठीक है, generally the solubility of solid solute in liquid solvent increases with increasing temperature. ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें बच्चों, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, गैस के केस में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर लेस कंप्रेसिबल कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड लेस कंप्रेसिबल होता है कंपेयर गैसेस। ठीक है, अब अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं आपके, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे वैसे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट और सोल्यूट डिसॉल्व कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर। अब बात को समझो, जैसे क्या हो रहा है कि मान लो आप पानी में चीनी घोल रहे हो, पानी की लिमिट हमने अभी मान लो कितना हमने एज्यूम किया था कि 500 ग्राम चीनी घोल सकता है 1 लीटर पानी में। अब तुमने घोला, अब वो घुलना बंद हो गया। ठीक है, मतलब कह रहा है अब अगर तुमने एक भी ग्राम ज्यादा चीनी डाल दिया तो घुलना बिल्कुल बंद, पूरी तरीके से वो जमना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं सैचुरेटेड प्रोसेस, फिर ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, सोल्यूट और सॉल्वेंट आप लिए, सॉल्यूशन बन गया, लेकिन अब इससे ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है इस सॉल्यूशन में। ऐसा थोड़ा है कि आप 1 लीटर पानी लियो तो कितना भी चीनी डालते चले जाओ वो घुलता चला जाएगा, अरे नहीं घुलेगा ना। पानी लिए होगा तो उसमें एक लिमिट तक का चीनी घुलेगा, इससे ज्यादा चीनी नहीं घुलेगा। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई तुमने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 10 ग्राम चीनी डाला, तो उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे भी तुम 10 ग्राम और भी डाल सकते हो, 10 ग्राम और भी डाल सकते हो। तो जब तक कभी चांस है तुम्हारे पास कि उसमें घोला जा सकता है, उसे आप बोलते हो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन जब आपके पास चांस लिमिट खत्म हो जाए कि अब नहीं घोल सकते हो आप उसमें, तो वो आपका होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन।
द अमाउंट प्रेजेंट इज लेस देन दैट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, तो उसे अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड किसे कहते हैं? A solution in which there is no more amount of solute that than that are present in saturated solution at the same temperature and pressure. The solution which is there no more amount of solute, जैसे जो solute है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड बनाया था हमने, जैसे अब मान लो, मैं बताता हूँ, जैसे मान लो तुमने 500 ग्राम लिमिट रखा था, तुमने 800 ग्राम चीनी डाल रखा है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो कहाँ घुलेगा? कोई चांस ही नहीं है, तो इसे सुपर सैचुरेटेड कहते हैं, मतलब घुल ही नहीं सकता, बिल्कुल बंद। ठीक है। अच्छा, आप देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अगर हम सॉल्व, अब यहीं से देखो तुम्हारी जो सॉल्यूशन चैप्टर यहीं शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी तक सॉलिड लिक्विड में तो आपके पास एग्जांपल साफ थे, उसका मन पूरी तरीके से साफ था। उसने आपको पूरी तरीके से बता दिया कि भैया हम कितना घुलेंगे, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अब जितने भी झमेले हैं वो यहाँ शुरू हो रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी चेक करना है हमें। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस का जो लिक्विड में घुलना कौन कौन डिसाइड करता है? प्रेशर और टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैसेस मॉलिक्यूल बिखर जाते हैं, दैट मीन्स क्या होता है? उनका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम और घटने लगता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है? बच्चों देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे मान लो आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें कोई गैस घोलना चाह रहे हो, तो देखो इधर, अब ये गैस के मॉलिक्यूल है ना, ये गैस के मॉलिक्यूल जो इसमें पॉइंट पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये गैस के मॉलिक्यूल है। इस पर हमने प्रेशर लगाया, देख रहे हो, इसको दबाने की कोशिश किया, तो भाई अभी तक यहाँ पर था, अब कहाँ पहुंच चुका है? आपका पिस्टन यहाँ पे पहुंच चुका है ना? आपने फोर्स लगाया, तो क्या हुआ? वो मॉलिक्यूल और ज्यादा घुल गए। मतलब आप ऐसे समझो ना कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल जब आप प्रेशर के साथ लिक्विड में अप्लाई करते हो, तो वो और ज़्यादा घुल जाता है उसमें, ठीक है? अगर प्रेशर नहीं लगाया तो खूब दूर-दूर तक चलेगा भाई, वो गैसियस मॉलिक्यूल प्रेशर बर्दाश्त ही कहाँ कर पाता है, ठीक है? समझ रहे हो ना बात को? जैसे कि मान लो तुम्हें भाप ही है, मान लो स्टीम है, पानी से जो निकल रहा है उसको तुम जितना खुली हवा दोगे उतना ही ज़्यादा दूर तक जाएगा। उसे तुम प्रेशर देते हो तो वो नीचे अंदर तक घुसता चला जाता है। इंक्रीजिंग वेट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन एंड आल्सो द रेट एट विच द gaseous particle आर स्ट्राइकिंग द surface ऑफ द solution इंटर द इंक्रीजिंग। मतलब मैं एक बात बता दूं, जैसे मान लो तुमने घर में ना कोई पतीला लिया है पानी बॉयल करने के लिए, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आपने बर्नर लगाया, ये हीट कर रहा है। अब जब हीट कर रहा है ना, तो ये पूरी तरीके से ऐसे भाप बन बन के बाहर निकल रहा है। तो भाप बन करके अब इसको हमने प्लेट से बंद कर दिया। अब क्या होगा जरा सोचो। भाई ये क्या कर रहा है? जो भाप निकल रहा है ना, वो बाउंड्री से जाकर के टकरा रहा है ना? मतलब पतीले के जो ढक्कन है ना, उस पे जाकर के टकरा रहा है, बार बार फोर्स लगा रहा है। फिर क्या हो रहा है? ढक्कन को नहीं उठा पा रहा, तो फिर से नीचे आ रहा है। अच्छा, अब ऐसे क्या करो कि तुम उस भगोने में प्रेशर लगा दो। समझ रहे हो ना बात को? भगोने में ज्यादा प्रेशर लगा दो, तो वही गैस वाटर में डिसॉल्व भी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाता है। फिर देखो हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, हेनरीज लॉ स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर। अभी देखो हम नीचे लिखे रखे हैं कैसे हेनरी लॉ को हम डिफाइन करेंगे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। इस लॉ को हमेशा ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, भाई जितने मोल फ्रैक्शन आप डालोगे, बात को समझो। भाई मान लो तुमने 2 मोल मोल फ्रैक्शन क्या है? भाई फ्रैक्शन ऑफ मोल्स जो सब्सटेंस डाल रहे हो ना, उसी का फ्रैक्शन निकालना है। तुमने ऐसे समझो कि मान लो तुमने तुम किसी सब्सटेंस में, मतलब भगोने में जो पतीला है ना तुम्हारे, उसमें तुमने 2 किलो गैस छोड़ रखा है, ठीक है, और तुमने 10 किलो गैस छोड़ रखा है। बताओ ज्यादा प्रेशर किस में बनेगी? यस ऑफ कोर्स, 10 किलो वाले में। क्यों? क्योंकि 10 किलो है वो ना, मोल फ्रैक्शन ज्यादा है उसके पास, वो ज्यादा क्वांटिटी में है। तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन हो रहा है वो यही कह रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी मोल फ्रैक्शन के बराबर है। तो इसे क्या करो ना, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी है तो के एच, हेनरी कांस्टेंट, और एक्स लगा दो, ये आपका क्या हो गया? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच एक्स हो गया। ठीक है, जहां पर के एच क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना पी इज इक्वल टू के एच एक्स, क्योंकि ये काम लगेगा। अच्छा, इसके बाद देखो, के एच इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। हायर द वैल्यू ऑफ के एच, हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट गिवन प्रेशर, द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द
गैस इन द लिक्विड। क्यों? अब बात तो समझो। देखो क्या है ना, इक्वल है। देखो यहाँ पर चल रहा है मोल फ्रैक्शन चल रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन, और ये ऊपर क्या है, पार्शियल प्रेशर है। बात को समझो। देखो यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देख रहे हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे इसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, हायर द वैल्यू ऑफ के एच। इधर अगर आप वैल्यू बढ़ा रहे हो, के एच की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ये तो मोल फ्रैक्शन है। हाँ चलो, केएच की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, केएच की वैल्यू जो है वो आप बढ़ा रहे हो, ऐसे बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब देखो केएच का मतलब क्या बढ़ा रहे हो, कोई कांस्टेंट है। हाँ एक बात है ना, हर गैसेस के लिए केएच की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो समझो बात को, P इज इक्वल टू के एच एक्स था, के एच एक्स था। अब देखो क्या लिखा हुआ है, के एच एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। देखो के एच इज द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, हायर द वैल्यू ऑफ के एच आपने वैल्यू बढ़ाई, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आपने बढ़ा दी, ठीक है। द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, तो क्या बढ़ा भाई, जरा सोचो एक बात को, कि अगर आपने केएच की वैल्यू बढ़ाई है तो क्या है, केएच किसके बराबर है, केएच इंटू एक्स किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज कर रही है ना, समझ रहे हो ना, सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। तो आप ध्यान रखोगे कि केएच की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर आपका मतलब पार्शियल प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, Henry's law application to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure। जैसे देखते हो ना तुम लोग, जब कोल्ड ड्रिंक लेकर के आते हो तो उसको खोलते हो तो खुद से एक आवाज निकलती है, वो CO2 गैस होती है ना, उसमें भरा होता है। तो CO2 गैस ऐसा तो है नहीं, ये CO2 इधर आओ, चलो दो बूंद डाला बंद कर दिया, फिर उसको एक हाई प्रेशर में उसके अंदर CO2 गैस डाला जाता है ना। तो हाई प्रेशर में CO2 गैस डाला जाता है। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। जब सॉल्युबल, अब मैंने आपको बता ही रखा है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगते हैं, और जब दूर दूर जाने लगते हैं दैट मीन्स क्या होता है, सॉल्युबिलिटी घटती है, बढ़ती नहीं है, समझ लो बात को भाई। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल का मतलब होता है तो मिलना, और जब मिल थोड़े रहे हैं ये, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो दूर दूर भाग रहे हैं, तो जब दूर दूर भागेंगे तो कहाँ मिल पाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है वो दो वोलेटाइल लिक्विड कंटेन है। बोथ द कंपोनेंट वेपोराइज एंड इक्विलिब्रियम स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। ठीक है, ये वेपर फेज मान लो है, ये आपका लिक्विड फेज है, ठीक है। अब इन बाइनरी सॉल्यूशन टू लिक्विड लेट P1 मतलब एक प्रेशर, दो लिक्विड मान लो हमने माना, P1 प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट, P टोटल इज इक्वल टू P1 एंड P2। मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। आपने दो वोलाटाइल लिक्विड लिया है, एक मान लो A लिया है, एक आपने B लिया है, ये दोनों के दोनों वोलाटाइल हैं। इनको आपने, इसका मान लो प्रेशर मान लो कितना है, 5 है, कुछ भी मान लो, इसका भी मान लो प्रेशर 5 है। अब इन दोनों को ना एक साथ मिला दिया, इस डिब्बे में आ गया, तो अब इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, वोलेटाइल है, ध्यान रखना भाई, दोनों वोलेटाइल है, तो जब दोनों आएगा ना, जब दोनों सेम नेचर के हैं तो इनका प्रेशर क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, है कि नहीं, तो इसका 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस यही चीज यहाँ भी कह रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट P2 जो है, ये मतलब इसका P1 बताया, इसका बताया P2, ठीक है, ए वाले का P1, दूसरे वाले का P2। तो क्या बनेगा, पी टोटल क्या बनेगा, सी वाले में, इस वाले डिब्बे में पी टोटल क्या बनेगा, पी टोटल बनेगा P1 प्लस P2, ठीक। देखो राउल्स लॉ देखो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid is directly proportional to the mole fraction in it in the solution। P1 is directly proportional to X1, वहां आपने पढ़ा था, हेनरी लॉ में है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटा था, क्या लगा था वहां पर, के एच लगा था, यहाँ पर क्या लग जाएगा, पी नॉट लग जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों की परेशानी क्या है, समझो, समझो। पी नॉट, पी नॉट वन एंड पी नॉट टू आर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट वन एंड टू। तुम लोगों की परेशानी थी कि सर वहां तो हमने के एच यूज किया था, यहाँ पर पी नॉट क्यों यूज कर रहे हैं। पी नॉट क्या है, प्योर कंपोनेंट है, जिसको एक, देखो हमने क्या लिया है, एक P1 लिया है, एक P2 लिया है, फिर उसको मिला करके दूसरा टोटल प्रेशर निकालने जा रहे हैं। तो प्योर कंपोनेंट क्या होगा, जो आप प्योर ले रहे हो ना, मतलब ए वाले का जो सब्सटेंस था, जो हमने ए वाला, ये आपका प्योर सब्सटेंस है, ये आपका प्योर सब्सटेंस है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ये आपका इम्प्योर हो गया। प्योर आपका ये है, प्योर आपका ये है, प्योर आपका ये है, प्योर ये आपका इम्प्योर है। समझ में आ रही बात,
इम्प्योर मतलब क्या है, दोनों को मिला दिया ना अब तो। x1 एंड x2 आर मोल फ्रैक्शन ऑफ वन एंड टू कंपोनेंट, है ना। x1 और x2 क्या है, तो फाइनली फॉर्मूला क्या निकल कर क्या आ रहा है हमारा, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। अब P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 इज इक्वल टू क्या था, P1 नॉट x1, और P2 इज इक्वल टू क्या था, P2 नॉट x2। अब इसको P टोटल करेंगे तो क्या करेंगे, 1 माइनस x2 P1 नॉट, 1 माइनस, भाई देखो हम क्या करते हैं ना, टोटल सॉल्यूशन को 1 मानते हैं ना, जो टोटल निकल करके आता है मोल फ्रैक्शन उसको 1 मानते हैं। तो 1 माइनस x2, भाई x1 अगर निकालना है तो 1 माइनस x2 कर दो। x2 हमें पता नहीं है, बट जो भी हो 1 माइनस x2 कर दो। अगर देखो बात को समझो, जो मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं ना टोटल, जैसे हम क्या कर रहे हैं ना, आपको पी टोटल निकालना है, बात को समझो। जैसे देखो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रहा होगा कोई मोल, यहाँ पर कोई मोल रहा होगा, इन दोनों को हमने इसमें मिलाया, ठीक है। तो इसको हम मान के चलते हैं कि ये 1 मोल फ्रैक्शन है। कितना है, 1 मोल फ्रैक्शन है। समझ रहे हो ना। अगर हम x1 निकालना है हमें, इसका मोल फ्रैक्शन, तो 1 माइनस, अब इसमें से भी तो x1 निकालना है, इसमें से x1 निकालना है, इसमें x2 निकालना है। तो ये कहोगे कि 1 माइनस x2, तो कितना आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन है उसको हमने 1 मान लिया, और उस टोटल मोल फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन है क्या, एक x1 मोल फ्रैक्शन है, एक x2 मोल फ्रैक्शन है। जो टोटल मोल फ्रैक्शन आप निकालो ना, उसमें एक x1 है, एक x2 है, और टोटल को हमने क्या माना है, 1 माना है। तो 1 माइनस x2 अगर कर दोगे तो x1 बचेगा कि नहीं बचेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब दो ही चीजें उसमें पड़ी हुई, तो एक को जब हमने घटा दिया तो दूसरा ही तो बचा। प्लस P2 नॉट x2, इसको कैसे लिख सकते हैं, P1 नॉट प्लस x2 P2 माइनस P1। ऐसे आप प्रेशर निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लो, यहाँ तक बना लो। ठीक है, P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट P1 माइनस P1। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चों, कंक्लूजन क्या निकल करके आया। द वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। द वेपर प्रेशर ओवर अ सॉल्यूशन वेरीज linearly with the mole fraction of the component, जो कि अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। Depending on the vapor pressure of the pure component 1 and 2, total vapor pressure over the solution either decreases or increases with the increase of the mole fraction of either component। और इस सब भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तुम लोगों को एग्जांपल के माध्यम से ना पढ़ लो। यहाँ पर देखो ध्यान से, आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइडियल सॉल्यूशन क्या है, बात को समझो। हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पर लिया x1, x1 1 लिया है। x1 यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर x1 कितना है, 0 है। ध्यान देना, आपने अभी पढ़ रखा था P इज इक्वल टू के एच एक्स, के एच एक्स, ठीक है। P टोटल इज इक्वल टू P नॉट 1 x1, यही तो पढ़ा था। अब देखो बात को समझो, दूसरी बार हमने क्या लिया है, x2 यहाँ पर 1 ले लिया है, और यहाँ पर x2 0 ले लिया है। ठीक, x2 यहाँ पर 1 ले लिया है, तब x2 0 ले लिया है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर पॉइंट, अगर हम x2 की बात करें, यहाँ पर हम किसकी बात करें, x2 की, तो देखो x2 इधर 0 है, इधर 1 है, मतलब मोल फ्रैक्शन आपका बढ़ रहा है। तो प्रेशर भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ता हुआ चला गया। बोलो बढ़ता हुआ चला गया कि नहीं बढ़ता हुआ चला गया। इधर आपका x1 0 है, तो इधर x1 कितना पहुंच रहा है, 1 है। तो देखो प्रेशर भी आपका बढ़ता हुआ चला गया कि नहीं बढ़ता हुआ चला गया। दोनों में समझो अलग अलग निकल गए ना, यानी P1 इज इक्वल टू पी नॉट x1 बन गया, यानी प्रेशर बढ़ रहा है तो x1 बढ़ रहा है। P2 इज इक्वल टू दूसरा वाला, देखो ये P2, ये P1 है आपका पहला वाला लाइन ये, और ये कौन सा है, P2 है। ठीक है, तो जब P2 बढ़ा, बात को समझो थोड़ा, P1 आपका जब आया तो P1 नॉट x1 लिखा, और P2 जब आया तो आया P2 नॉट x2। ठीक, क्या किया आपने, आप जब बढ़ा रहे थे तो देखो इधर आपका x1 है, मोल फ्रैक्शन 1 वाले का, इधर 0 है, तो इधर से इधर जाने पे आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। और इधर से इधर जाने पे भी आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, पी टोटल कैसे निकालेंगे, पी टोटल कैसे निकालेंगे, पी टोटल यहां से रखेंगे, यहाँ के लिए लाइन, तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, पी टोटल निकल करके आ जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, यहाँ भी वही है, x1 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x1 1 है, यहाँ पर x2 0 है, यहाँ पर x2 1 है। ठीक, मोल फ्रैक्शन जब इधर से आप मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, इधर मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है,
ये ग्राफ मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो जब जीरो हमने लिया, एक्स मोल फ्रैक्शन आपका जीरो लिया तो आपका प्रेशर भी कम था। जब आपने एक्स वन लिया तो आपका प्रेशर बढ़ गया। जब एक्स टू आपने जीरो लिया तो कम था प्रेशर। जब आपने एक्स टू वन लिया तो आपका प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, चलो इसके बाद देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ y1 and y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट वन एंड टू रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज, देन वही C1 y0 P टोटल P2 इज इक्वल टू y2 P टोटल। ठीक है, चलो देखो राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्स लॉ के साथ स्पेशल केस क्या हो रहा है, हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्स, राउल्स ने क्या कहा था, प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट एक्स वन। ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। पी इज इक्वल टू के एच एक्स, ये आपने हेनरी लॉ में पढ़ा है। ये आपका राउल्स लॉ है, आपका हेनरी लॉ। कंपेयरिंग द इक्वेशन, ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ के एच एंड पी वन। बात को समझो, इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। भाई यहाँ पर ना आपने डिफरेंशिएशन जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया था वो के एच लिया है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया है वो पी वन लिया है। यानी अगर अगर हम यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है उसको हम जीरो ले लें और यहाँ पर के एच कितना ले लें, जीरो ले लें, तो ये फार्मूला दोनों एक है। अगर यहाँ पर जो पी नॉट है यानी प्योर सब्सटेंस का जो प्रेशर है उसका वन ले लें और यहाँ पर भी के एच में मान लो किसी तरफ से वन आ रहा हो, तो बात एक ही है, दोनों फार्मूला फिर तो एक ही हो गया। तो बस अंतर कितना है कि वहां प्रोपोर्शनलिटी हटी तो पी वन नॉट हो गया, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी तो के एच हो गया। ठीक है, बस इतना अंतर है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर, देखो द वेपर प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जब हम एक्सर्टेड करते हैं वेपर मॉलिक्यूल को तो क्या हो जाते हैं, वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं एक ही टेम्परेचर पे, तो उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर लिक्विड एट द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पर मामला खड़ा कर दिया, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉरी देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर एक सीन हो गया है, मैं इसको ये दूसरा वाला पॉइंट आपको पढ़ दे रहा हूँ फिर समझा दे रहा हूँ। In solution, some of the non-volatile solute molecules occupies the surface of the solution. Therefore, the fraction of the surface covered by the solvent molecule. बात को समझो। देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस बार एक कंपोनेंट सोल्यूट ले लिया है जो कि वोलाटाइल है, एक वोलाटाइल है। एक सॉल्वेंट लिया है जो कि नॉन वोलाटाइल है, एक सॉल्वेंट लिया है जो कि नॉन वोलाटाइल है। इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब जब मिक्स कर दिया तो देखो उधर जब हम लोग देख रहे थे तो क्या देख रहे थे, हम लोग ने देखा था कि दोनों नॉन आइडियल, सॉरी दोनों आइडियल था यार, फिर दोनों कह लो कि उसमें वेपोराइज वाला होने वाला था यानी वोलाटाइल था। तो दोनों को जब हमने इंक्लूड किया था तो दोनों का प्रेशर बराबर था, जितना उसमें ए में आ रहा था उतना बी में आ रहा था, दोनों को मिक्स किया तब भी ए बी में आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वोलाटाइल का मान लो प्रेशर आपका 5 है, नॉन वोलाटाइल का तो प्रेशर 0 होगा, कोई मतलब ही नहीं है ना, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस में प्रेशर नहीं बनता है। तुमने एक बार इसमें वोलाटाइल डाला और एक बार हमने इसमें नॉन वोलाटाइल, मतलब दोनों को मिक्स करने की कोशिश किया। तो अब प्रेशर कितना होगा, अब प्रेशर कितना होगा, अब बात को समझना। देखो ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, इसमें नॉन वोलाटाइल पार्टिकल आपने जोड़ दिया। नॉन वोलाटाइल पार्टिकल तो आपका गैस बनने वाला है नहीं और ना डिसॉल्व भी होगा। देखो वो आया ना, वो इसी में ऐसे ऐसे, ये नॉन वोलाटाइल है। अब तुम अगर प्रेशर लगा रहे हो, भाई एक बात समझना, वोलाटाइल का मतलब जो जल्दी भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं और नॉन वोलाटाइल का मतलब जो जल्दी भाप में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जरा एक बात बताओ कि ये जो टेम्परेचर है, देखो ये जो सॉल्वेंट है आपका, ये मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका बॉयल कर जाएगा और ये जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाला है ये मतलब 100 डिग्री देने पर भी नहीं नहीं कन्वर्ट होगा भाप में। तो अब जरा बात को समझो कि अगर तुमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब ये जो वोलाटाइल था वो तो भैया गर्म होने लगा, कहा भैया हमको भाप बनने तो हमारा हो गया, टेम्परेचर हो गया मतलब बरका। लेकिन जो नॉन वोलाटाइल बैठा हो कह रहा कहाँ भैया कहाँ जा रहे हो, देखो बाउंड्री पे लग रहा है, बाउंड्री पे लगा हुआ है, को रोकेगा कि नहीं रोकेगा। जैसे कि क्या है कि मान लो 10 छोटे-छोटे बच्चों को मैं दौड़ा रहा हूँ। मैंने कहा कि यहाँ से जाओ 1 किलोमीटर दौड़ के आओ। तो जो वोलाटाइल सब्सटेंस है वो दौड़ने लगे। दौड़ने का मतलब भाप बनने लगे। जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है, नॉन वोलाटाइल मीन्स जो
नहीं दौड़ने वाले हैं। वो क्या हुआ, उनका रास्ता रोक रहे हैं। रास्ते में देख रहे हो ना, ये अंदर जो भरा हुआ है ना, ये वोलाटाइल सब्सटेंस है, ये आपका नॉन वोलाटाइल है। अब इन्होंने क्या किया, रास्ता रोक लिया। अब जब रास्ता रोका ना, तो क्या होगा, जो प्रेशर बन रहा था उसको भी नहीं बनने दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। आपने जो प्योर सॉल्वेंट, आप ऐसे समझो ना कि ये आपका प्योर सॉल्वेंट है जो वोलाटाइल है, ये आपका नॉन वोलाटाइल। यहाँ वी लिख दे रहे हैं, यहाँ एन लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इनको दोनों को आपस में मिलाया। ठीक, अब देखो ये जो मैं पॉइंट पॉइंट लग रहा हूँ, ये आपका वेपर वाले का है, यानी ये जो वोलाटाइल है उसका मान लो प्रेशर यहाँ पर 5 था, समझना। जब तक ये सेपरेट था, अलग था, तब तक इसका वेपर जो प्रेशर कितना था, वो मान लो 5 था। ठीक है, 5 क्या था, कुछ भी था। अब ये क्या है, ये आपका नॉन वोलाटाइल है। पहले आपने वोलाटाइल डाला, फिर उसके बाद आपने नॉन वोलाटाइल डाला। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, दोनों मिक्स हो गए। ठीक, अब तुमने क्या किया, टेम्परेचर देना शुरू किया। अब वोलाटाइल वाला तो उकसावे में आ गया कि भाई हमको टेम्परेचर मिल रहा है, हम भाप बनने जा रहे हैं। ठीक, तो ये तो भाप बनने लगा, वोलाटिलिटी अपना दिखाने लगा। लेकिन जो नॉन वोलाटाइल पार्टिकल उसमें पड़े हुए हैं, वो भाप को क्या होगा, नीचे ही दबाएंगे, कहेंगे कहाँ जा रहे हो भैया, चलो नीचे चलो। जब तक कि वो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस भाप नहीं बन जाएंगे, तब तक ये पूरे की पूरा भाप नहीं बनने वाला है। इसलिए क्या करना है आपको, आपको ये ध्यान रखना है कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस का प्रेशर था, अब वो भी नहीं बनने वाला है। उसको कौन रोकने वाला है, नॉन वोलेटाइल। तो ध्यान रखो, जब आप वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्स करते हो, तो जो प्योर सॉल्वेंट का या प्योर सोल्यूट का जो प्रेशर था, उससे कम ही प्रेशर आपको मिलता है, ज्यादा प्रेशर नहीं मिलता है। ठीक है, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट। अब भाई इसके क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि कितना आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है, सॉल्वेंट डाला है। Pi is proportional to xi. Pi is equal to total pi is equal to p1 नॉट इंटू x1। p1 प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जो नॉट वाला है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि राउल्ट्स लॉ ने बताया था। इट इज द इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्लॉट बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट लीनियर। ठीक है, इसको थोड़ा सा तुम लोग समझो, हम जब तक पानी पी लें। भाई देखो, समझ में तो आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम लोग कमेंट करते रहो कि भाई हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा, मैं दोबारा बता दूंगा। चलो देखो, मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, इधर से इधर जाने पे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो इधर से इधर मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इधर से इधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये एरो ऐसे सीधे जा रही है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, स्लोप बन रहा है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को जो फॉलो करता है उसे आप बोलते हो आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं फॉलो करता है उसे आप बोलते हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। If intermolecular attractive force between AA and BB are nearly equal to the between those between AB, two liquid AB form an ideal solution। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो अभी फॉर्मूला बताया था राउल्स ने, P1 नॉट इज इक्वल टू इंटू x1, अगर इसको फॉलो करता है तब तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर नहीं फॉलो करता है तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। राउल्स लॉ को अगर फॉलो करता है तो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो राउल्ट सॉल्यूशन, सॉरी, आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। देखो, आइडियल केवल सपने में होता है, आइडियल चीजें होती नहीं है। तो आइडियल नहीं होती तो क्या करना होता है, नॉन आइडियल चीजें। अब देखो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया है, ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, मुझे लग रहा है आपको ग्राफ दिख रहा होगा। यहाँ पर देख लो, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कहा गया था, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी होता है। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी होता है ना, यही तो बनाया था आइडियल। नॉन आइडियल क्या कहते हैं भैया, पॉजिटिव डेविएशन लगाता है, जितना चाहिए था प्रेशर उससे ज्यादा या कम बना करके। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है निगेटिव डेविएशन। जितना इसे उम्मीद था उससे कम प्रेशर लग रहा है, ये आपका निगेटिव डेविएशन। जितना उम्मीद था उससे ज्यादा लगा रहा है, इसे आप बोलते हो निगेटिव डेविएशन। तो बेटा ध्यान रखना, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन यहाँ पर आ जा रहा है। राउल्ट ज्यूम करता है कि इस तरह से सीधी लाइन चलेगी, ये सीधी लाइन चलेगा ग्राफ। लेकिन कोई भी चीज इस दुनिया में आइडियल नहीं है। तो क्या होता है, जो इन्होंने ऐसे ग्राफ बनाया उससे या तो ऊपर या तो नीचे बनता चला जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या कहा कि मैंने एक ऐसे लकीर खींची है कि आपको इस पे चलना है। अब आप क्या कर रहे हो, चल तो रहे हो लेकिन ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो जाओगे ना, तो इसे क्या कहोगे, ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है फिर, है ना, क्योंकि आइडियल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे मैंने लाइन खींची तो इस पर चल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे ही राउट्स ने जो लाइन खींची, जो बताया कि प्रेशर और एक्स के साथ क्या संबंध है, उस तरह से लाइन नहीं चल पाता है, तो इसलिए क्या होता है, इसमें डेविएशन आ जाता है। ठीक है, चलो अब देखो,
In the formation of ideal solution, delta H mix is equal to 0, V mix is equal to 0. Example, N-hexane plus N-heptane, bromomethane, ethane, chloroethane, benzene plus toluene, etc. ठीक है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बच्चों ध्यान दो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन when a solution does not obey Raoult's law at any concentration and temperature. जब आपका Raoult's law नहीं फॉलो करता है तो उसे आप क्या कहते हो, नॉन आइडियल कहते हो. नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच solute solvent interaction are different than solute solute and solvent solvent interaction. For these solution, delta H mix is not equal to 0 and V is not equal to 0. ठीक है. इफ द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज हाई, अगर वेपर प्रेशर जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हाई है, then exhibits positive deviation from Raoult's law. If the vapor pressure is low, then exhibit negative deviation from Raoult's law. अगर वेपर प्रेशर आपका लो आ रहा है तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा. अगर हाई आ रहा है, कहाँ गया भाई, हाई आ रहा है तो वो आपका पॉजिटिव डेविएशन. तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है कि जितना भाई राउट्स ने इतना अगर रिज्यूम किया है, इससे अगर प्रेशर पता चला इतना बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, ठीक है. भाई राउट्स ने कहा था कि यहां तक ऐसे सीधी लाइन वाला अगर प्रेशर बन रहा है तो वो राउल्ट्स लॉ मतलब आइडियल सॉल्यूशन होगा. लेकिन अगर इससे थोड़ा ज्यादा बन रहा है तो आपका नॉन आइडियल हो जाएगा. और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन. अगर थोड़ा सा भी कम बन रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और नॉन आइडियल. ठीक है. सॉल्यूशंस विथ पॉजिटिव डेविएशन, solutions with positive deviation. In these solutions, solute and solvent interaction are stronger than solute solvent interaction. The partial vapor pressure of each component of the solution is greater than the vapor pressure as expected according to Raoult's law. The interaction becomes weaker, hence escaping tendency of molecules increases. ठीक है, इसको नोट बना लो तुम लोग. इसके बाद देखो, डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा बी मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो. द सॉल्यूशन फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. एग्जांपल, इथेनॉल 95% एंड वाटर 5%, इरेक्टिफाइड स्प्रेड. ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, वही मतलब अभी मैं बता रहा हूँ ना. राउट्स क्या एज्यूम कर रहे थे भाई, इस लाइन पे आए जो मतलब लाइन डॉटेड लाइन में बनी है, मैं नहीं खींच पा रहा हूँ वहां पर. लेकिन हो क्या रहा है, पॉजिटिव पे मतलब उस लाइन से भी ज्यादा प्रेशर बना रहा है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है. ठीक है. चलो इसके बाद देखो, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन. ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है. कभी कभी पूछ लेता है कि एग्जाम्पल बता दो, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो. ठीक है. ये आपका एसीटोन CH2 है, ये आपका एसीटोन अल्कोहल है, ये आपका एसीटोन और C6H6 बेंजीन है. ठीक है. सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें, इन these solutions, solute and solvent interaction are weaker than solute-solvent interaction. The partial vapor pressure of each component of the solution is less than the vapor pressure as expected according to Raoult's law. The interaction becomes stronger, hence escaping tendency to the molecule decreases. इसमें से अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताओ, मैं उसको बता दूं. In these solutions, solute and solvent interaction are weaker than solute-solvent interaction. जो इसमें नेगेटिव डेविएशन है उसमें क्या है, सोल्यूट सोल्यूट का जो इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, वीकर होता है देन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. ठीक. द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ. ठीक. द इंटरेक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्गर, hence escaping tendency of molecules decreases. डेल्टा एच मिक्स वही चीजें जो है, यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव वाले में डेल्टा एच मिक्स इज लोअर देन जीरो, यहाँ पर भी वी जीरो लोअर देन जीरो. द सॉल्यूशन फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ये 68% HNO3, 32% H2O. इसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि याद कर लो, ये आ सकता है एग्जाम में. ये आपका निगेटिव डेविएशन है. राउट्स लॉ कहता था इसी वाले एरो पे प्रेशर बनना चाहिए, ये बना कितने रहा है, उस वाले प्रेशर से कम बना रहा है. ठीक है. चलो एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, ये एसीटोन के साथ CaCl3 ये सब है ना. एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एजियोट्रॉप्स binary mixture which cannot be resolved into component by distillation is called azeotrophs. कोई ऐसा कंपोनेंट बनाओ, दो सब्सटेंस का कंपोनेंट बनाओ जो कि इतनी जल्दी आसानी से डिस्टिलेशन के दौरान ना निकाला जा सके, उसे आप एजियोट्रॉप्स सॉल्यूशन बोलते हो. ये भी सॉल्यूशन का एक टाइप है जिसकी मान लो बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, है ना, जो बिल्कुल मिक्सर एक तरह से अच्छे से घुला हुआ हो तो उसे आप नहीं निकाल पाओगे डिस्टिलेशन के द्वारा, उसे आप एजियोट्रॉप्स कहते हो. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है.
properties which depend on the number of solute particle irrespective of their nature related to the total number of particle present at the solution. देखो, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे डिसाइड होता है उसे आप बोलते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative properties. ऐसी properties क्या कहलाती हैं? Colligative properties कहलाती हैं. Vapor pressure of solution decreases when a non-volatile solute is added to the volatile solvent. Colligative properties कितने प्रकार के होते हैं? Relative rolling vapor pressure RLVP. RLVP. Depression of freezing point, elevation of boiling point, osmotic pressure. अब देखो इन्हीं को एक एक बार पढ़ना है। लिखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का लोअर हो जाना। समझ रहे हो बात को? RLVP, समझो बात को। तो जो राउट्स लॉ आपने पढ़ा था उसी से मिलता जुलता है। इफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। बात को समझो। अभी जो मैंने बताया था, आपने प्योर सॉल्वेंट लिया जो कि वोलाटाइल है, उसमें नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस डाल दिया ऐसे से, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर में कमी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल कमी आएगी भाई। देखो, आपने अभी तक वोलाटाइल सब्सटेंस ले रखा था, एक गिलास में आप वोलाटाइल सब्सटेंस रख रहे हो। अब उसको जैसे तुमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट किया, वोलाटाइल क्या हो गया? तुरंत भाप बन गया। अब क्या करो, उस वोलाटाइल सब्सटेंस में ना नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस भी ऐड कर दो, तो अब वो 20 डिग्री पे नहीं गर्म होकर के भाप बनेगा। क्यों? क्योंकि वो जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस पड़ा हुआ है ना, उसमें उसको रोक रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है भाई, जब रोक रहा है तो प्रेशर बना नहीं पाएगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। Lowering vapor pressure is equal to P1 naught minus P1, where P1 is vapor pressure of pure solvent, P1 is equal to vapor pressure of solution. तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो P1 is equal to P1 naught minus P1 naught x1 is equal to P1 naught 1 minus x1 is equal to x2 P1 naught। ये फॉर्मूला आप लिख लेना। ठीक है, फॉर्मूला अभी और भी आगे मिलेगा। RLBP is equal to P1 naught minus P1 upon P1 naught। ठीक है, डेल्टा P1 is upon P1 naught इज इक्वल टू एक्स टू आपका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, टोटल फॉर्मूला निकल करके आएगा P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू x2। इसको मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसको डेरिवेशन करने का तो बहुत ज्यादा समय है नहीं और ना बहुत ज्यादा समझने का, तो इसको मैं ये सलाह दूंगा कि एनसीईआरटी से फार्मूला नोट कर लो। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देखो, वहां से फार्मूला नोट कर लो, वहां अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा फार्मूला बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, आप केवल कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लो, फॉर्मूला वहां से नोट कर लो, एक लाइन में लिखा होगा और फॉर्मूला उस पर अप्लाई करो ना। अभी तुमको लोगों को न्यूमेरिकल भी तो करना है, न्यूमेरिकल हम कहाँ करवा रहे हैं, है ना? मैं तो तुम लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ, चीजों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, एनसीईआरटी साथ में लेकर के बैठो, जो फॉर्मूला बेस है इसको वहां से नोट कर लो, तो आपका काफी समय बच जाएगा, है ना? मैं ये चाह रहा हूँ कि काफी आपका समय बच जाए। और दूसरी बात यह है कि फॉर्मूला नोट कर ही लोगे, फॉर्मूला लगभग समझ में ही आ रहा होगा, और जो क्वेश्चन है वो अपने आप करते रहो। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जरा देखो, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, अगर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, अब तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट उसमें डाल दिया, तो जो 20 डिग्री पे हो रहा था, क्या वो 20 डिग्री पर होगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट उसको बॉयल होने देगा? नहीं होने देगा। तो क्या हो रहा है? उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ गया। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर आपका बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सोल्यूट, अगर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रखा है, तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, टीबी नॉट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीबी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इंक्रीजेस इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टीबी टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा टीबी नॉट माइनस टीबी। ठीक है, अब देखो, चेंज इन टीबी इज इक्वल टू तो टोटल बॉइलिंग पॉइंट था, उसमें से जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्योर में से घटा दो, जो सॉल्यूशन अभी बचा हुआ है ना सॉल्वेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें से घटा दो। ठीक है, चलो।
ये टीबी इज इक्वल टू केबीएम। एम क्या है? वोलेटिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपका मेन फार्मूला निकल कर क्या रहा है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। चलो देखो, इफ W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलर मास M2 इज डिजॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन द मोलैलिटी M ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन M इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। M2 इज इक्वल टू, वही चीजें पलट जाएंगी, है ना, बस और कुछ नहीं होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। अब बताओ, जरा सोचो एक बात। अगर नॉन वोलाटाइल ना आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था, तो मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे घट रहा है, मतलब फ्रीज हो रहा है। तो जब नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस आप डाल दोगे ना उसमें, तो और जल्दी घट जाएगा, मतलब और जल्दी फ्रीज हो जाएगा, और जल्दी जम जाएगा। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन causes a lowering of the freezing point compared to that of the pure solvent. Freezing point, the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor phase in the solid phase. The solution will freeze when its vapor pressure equal to the vapor pressure of the pure solid solvent. इसका आप ग्राफ बनाना सीख लो, इसका आप ग्राफ बनाना ऐसे सीख लो। देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इधर जा रहे हो आप वेपर प्रेशर, इधर आप जा रहे हो टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो टीएफ आपका ये है, ये आपका टीएफ है, फ्रोजन सॉल्वेंट। ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट का टेम्परेचर है। मतलब जो आपका सॉल्वेंट लिया था या सोल्यूट लिया था ना, वो इस पॉइंट पर फ्रीज होता था। उसमें नॉन वोलेटाइल डाला, तो अब वो इस पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है, यहाँ पर फ्रीज हो रहा है, मतलब घटा कि नहीं घटा फ्रीजिंग पॉइंट। बात को समझो कि मान लो ये टेम्परेचर आपका 5 है, वेपर प्रेशर आपका 5 है, ये आपका 10 है। ठीक, ये आपका 5 है टेम्परेचर, ये आपका 10 है। ठीक है, बात को समझो। तो जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, अगर वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा था, तो जब सॉल्यूशन उसमें नॉन वोलेटाइल मिला करके यहाँ पहुंचा लाया, यानी वेपर प्रेशर उसके पास 5 ले आए, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, 5 ही डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो फ्रीज होने लगा। मतलब जो अभी 10 तक हो रहा था, वो कब तक हो रहा है? 5 पे हो रहा है। समझ में आया कुछ? तो बस यही समझना, डिप्रेशन हो गया ना फ्रीजिंग पॉइंट का। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड नाउ इट वुड बिकम equal to that of the solid solvent at lower temperature, thus the freezing point of the solvent decreases। ठीक है, ये टीबी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ एम हो जाएगा। के एफ हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। osmosis and osmotic pressure, the membrane which allows the molecule of the solvent only to pass through, if but not solute molecule, when the solvent and solution are separated by the membrane, is called semi permeable membrane। बेटा एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट को जो सॉल्वेंट में से पास होने के लिए देती है, अलाउ करती है, उसे आप बोलते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पता ही होगा। और जैसे मान लो किशमिश का जो लेते हो ना, किशमिश लेते हो, उसको शाम को भिगो देते हो, तो वो सुबह फूल जाती है, तो उसका जो लेयर होता है ना आउटर, वो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है, तो उसी को आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हो। If this membrane is placed between the solvent and solution, the solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent to solution. This process of flow of solvent is called osmosis। ठीक है, यही क्या कहलाता है? Osmosis कहलाता है। The flow will continue till the equilibrium is attained. The flow of solvent from its side to solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if extra pressure of the applied is applied on the solution. This pressure that just stops the flow of the solvent is called osmotic pressure of the solution। क्या होता है कि एक समय के बाद वो रुक जाता है, जैसे मान लो किशमिश फूल गई है ना, तो क्या वो फूलती 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 थोड़े चली जाएगी भाई, एक समय आएगा जहां पर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस करना बंद कर देगी। उसे ही कहते हैं, अब उसके अंदर भी प्रेशर पहुंच चुका है। जैसे मान लो एक किशमिश का दाना है, तो इसमें पानी जा रहा है, पहले जा रहा है, जा रहा है, फिर एक समय आएगा कि पानी अब अंदर नहीं जाएगा, यानी वो फूलेगी नहीं किशमिश। तो जब नहीं फूलेगी, इसका क्या मतलब है? कि वो नहीं फूल रही, इसका मतलब ये है बच्चों कि उसके अंदर अब एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो गया है जो उस चीज को रोक रही है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस।
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। Osmotic pressure is colligative property as it depends on the number of solute molecule and not on their identity. The osmotic pressure depends on the concentration of the solution. For dilute solution, osmotic pressure is proportional to the molarity of the solution at the given temperature. तो osmotic pressure is directly proportional to CRT. C इसका concentration है, R और T आपका T टेम्परेचर है, R कांस्टेंट है। ठीक है, वही चीजें देखो, N2 अपान सी को कंसंट्रेशन लिखते हैं ना, N2 N अपान बी हो जाएगा RT। तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा W2 अपान M2 RT। इसी को लिखा M2 इज इक्वल W2 RT अपान 5E। चलो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर at a given temperature, when such solution are separated by semi permeable membrane, osmosis occurs between them. Blood is isotonic solution, एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% sodium chloride, then water flows out of the cell and it shrinks. Such a solution is called hypertonic solution. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 0.9% सोडियम क्लोराइड, देन वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड इट सेल्स। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। Now the pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane. This phenomenon is called reverse osmosis. जब उल्टा होने लगता है यही ऑस्मोसिस प्रोसेस तो उसे बोलते हो रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ये देखो, ये फ्रेश वाटर निकल रहा है, ये साल्ट वाटर है, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया गया है, ये पिस्टन है, इधर से वाटर जा रहा है, इधर से छन करके फ्रेश वाटर निकल रहा है। Abnormal molar mass क्या होता है? It is known fact that ionic compound when dissolved in water dissociate into cation and anion। इन्होंने कहा एबनॉर्मल मोलर मास ने में कहा गया कि भाई अगर कोई कैटाइनिक और एनाइनिक सब्सटेंस, दैट मीन्स आयनिक सब्सटेंस है, तो किसमें टूटता है? आयन से। NaCl 1Na प्लस एंड 1NaCl माइनस। ऐसे मान लो MgCl2 लिया तो Mg प्लस टू 2Cl माइनस, इस तरह से, ठीक है। जैसे KCl लिया तो K प्लस और Cl माइनस। तो इसमें क्या हुआ? आयंस डिपेंड करेगा कि उसका मोलर मास कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं आई करके। देखो, एबनॉर्मल मोलर मास, इसको वन हाफ फैक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है। तो उसके लिए हम आई डिनोट करते हैं नॉर्मल मोलर मास अपन अबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, ठीक है। अ, इसमें आई से कैलकुलेट कर दिया जाता है, देख लो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम। और यहाँ भी ये फॉर्मूला आपका अधूरा लिखा हुआ है, पाई वी इज इक्वल टू आई सी आर टी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनको आप ध्यान रखो। मतलब क्या हुआ, जैसे समझो, अब नॉर्मल मास से कहा गया कि आपने तो कहा सब कुछ घुल जा रहा है, तो अगर NaCl का भी प्रेशर सेम आएगा, MgCl2 का भी प्रेशर सेम आएगा, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। तो इसको क्या किया, Na प्लस किया गया और Cl माइनस किया गया, Mg+2 किया गया और 2Cl माइनस किया गया, ठीक है। तो अब बताया गया इसमें 1 2 आयन है, इसमें 3 आयन है, ठीक है। तो आयन के अनुसार अब आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई डाउट रह जा रहा है किसी पर्सन को, बहुत ज्यादा हम इसको स्पीड में बढ़ाएं तब इतनी जल्दी खत्म कर पाए। अगर मान लो कोई डाउट रह जा रहा है आपके रिवीजन में, तो प्लीज आप तुरंत कमेंट करो, मैं तुरंत उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, आई लव यू।